हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम निफ्टी का डीप एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपने टाइटल पे देखा होगा कि आज सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम लोग। और ये निफ्टी का आपके सामने चार्ट है। निफ्टी को हम मंथली, उसके बाद में वीकली, उसके बाद में डेली और उससे भी डीप जा कर के हम स्टडी करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ में वीडियो के लास्ट में आपको निफ्टी का जो व्यू है आने वाले टाइम के अंदर, वो बहुत ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट लगा रखा है और ये कुछ लेवल्स है जो मैंने मार्क किए हैं। हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पे तीन आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही होगी। ये जो लाइंस है, ये फर्स्ट जो ऊपर ब्लू कलर की लाइन है, ये निफ्टी का 21 का मूविंग एवरेज है। यानी कि ये निफ्टी का 21 जो भी लास्ट कैंडल होती है उसका मूविंग एवरेज है। उसके नीचे जो लाइन है वो निफ्टी की 51 जो मूविंग एवरेज है उसकी लाइन है। और उसके बाद में थर्ड जो लाइन है वो निफ्टी का 100 डेज का मूविंग एवरेज। यानी कि 100 डेज पे अगर निफ्टी लास्ट 100 डेज के ऊपर चल रहा है तो इसके लाइन के ऊपर चलेगा, और अगर उससे नीचे है तो 100 डेज का जो मूविंग एवरेज उससे नीचे है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको समझे तो आप देखिए कि निफ्टी हमेशा अपने 21 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। बहुत ही कम ऐसे सिनेरियो आए हैं जिसके अंदर निफ्टी कभी भी 100 एवरेज को टच किया। दिस इज द ओनली वन टाइम। कोविड का जो टाइम था, यहाँ पे ये जो रेड बड़ी सी कैंडल है, ये मंथली कैंडल है, यानी पूरे महीने की एक ही कैंडल है। तो सिर्फ एक कोविड का टाइम था जहाँ पे निफ्टी ने 100 के मूविंग एवरेज को टच किया था। और इमीडिएट बेसिस पे नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जो मार्च 2020 था, उस टाइम ये कोविड का जो टाइम था उस टाइम यहाँ पे टच हुआ था। और नेक्स्ट मंथ यानी कि जो अप्रैल था उसके अंदर वापस ग्रीन कैंडल बनी थी। और ये मंथली कैंडल है, एक एक जो कैंडल आपको दिख रही है पूरे महीने की सिर्फ एक कैंडल है। तो अप्रैल के अंदर वापस जो है मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर आ गई थी। नेक्स्ट मई के अंदर भी प्राइस ऊपर थी, और उसके बाद में कभी भी प्राइस ने वापस 100 के मूविंग एवरेज को टच नहीं किया और वापस एक नया हाई बनता चला गया। ठीक है। तो आप देखो कि मतलब कभी भी 100 का मूविंग एवरेज टच नहीं हुआ है कोविड के बाद में। इवन कोविड के बाद में 51 का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास भी निफ्टी कभी नहीं आया। यानी निफ्टी जो हमें उस कोविड के बाद में जो चल रहा है वो हमेशा 21 का जो मूविंग एवरेज है उसी को टच करके ऊपर चला जाता है। आप यहाँ पे देखिए, 2022 के अंदर थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन था, लेकिन 21 के मूविंग एवरेज के पास में जैसे ही टच हुआ तो नेक्स्ट मंथ इमीडिएटली मार्केट ने अप साइड के अंदर वापस ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर भी 2023 मार्च 23 के अंदर भी ये 21 का जो मूविंग एवरेज था, यहाँ पे मार्केट ने इस प्राइस को टच किया और उसके बाद में वापस प्राइस ऊपर चली गई। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे देखें, ये 3 जून 2024 की ये ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे एक विक्स नज़र आ रही है। विक्स यानी नीचे की जो लाइन है आपको नज़र आ रही है, ये इलेक्शन का डे था। इलेक्शन के डे के अंदर यहाँ पे प्राइस एक बार के लिए नीचे आई थी और वापस इमीडिएट बेसिस पे जैसे ही मूविंग एवरेज के नज़दीक आई थी प्राइस ऊपर चली गई। तो आप देखो कि 21 का जो मूविंग एवरेज है एक तरह से इलेक्ट्रिक लाइन की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिक लाइन की जैसे टच होता है, करंट लगता है, ऊपर की तरफ चली जाती है प्राइस। तो कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज निफ्टी इसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, और जब प्राइस इसको टच करती है तो प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो आई थिंक आपको इसकी क्लियरिटी मिली होगी कि मूविंग एवरेज कितना इंपॉर्टेंट लेवल होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए, किसी इंडेक्स के लिए। क्योंकि प्राइस वहाँ पे जैसे ही टच होती है और अगर वो मूविंग एवरेज को टच कर रही है और ऊपर जा रही है, इसका मतलब उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे मंथली व्यू में, तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर प्राइस 21 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में आ गई है। तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल रही होगी कि अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है तो प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है। आप देखो लास्ट 4 साल के अंदर, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट 4 साल में सिर्फ कोविड का ही ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे प्राइस ने 21 का मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक किया। उसके बाद में 51 का मूविंग एवरेज था उसको भी ब्रेक किया, और 100 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। और वहाँ से फिर प्राइस जो है वापस कभी रुकी नहीं और वापस कभी भी उस प्राइस को वापस टच नहीं किया, उस लेवल को टच नहीं किया। तो अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, ये मंथली चार्ट है, मैं थोड़ा इसको और आपको क्लैरिटी के साथ में दिखाता हूँ। आप देखिए, ये जो 21 का मूविंग एवरेज है, प्राइस अब उसके आसपास में पहुंचने वाली है। तो दो चीज़ हो सकती है, मार्केट कंडीशन बढ़िया रहती है, अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स वगैरह अच्छे रहते हैं तो प्राइस इसको मूविंग एवरेज को टच करके वापस ऊपर जा सकती है। तो एक हमारा ये मंथली व्यू बन गया है कि
हमें इस लेवल को जरूर रेस्पेक्ट, मैंने जो आपको बोला है कि 22,800 का जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि उसी के आसपास ये मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, तो दोनों आपस में जाके कहीं ना कहीं 22,800 के आसपास जो है टच करेंगे, तो वहां से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर प्राइस इस बार मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट नहीं करती है, इसको तोड़ती है, तो फिर नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो 51 का मूविंग एवरेज, और वो अभी बहुत दूर है। अगर अपन 51 का मूविंग एवरेज देखें तो ये अभी बहुत दूर है, और करीब करीब 19,000 या 20,000 के लेवल के आसपास अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है और इतना ज़्यादा फॉल होता है तो ही इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, केवल ऊपर के लेवल को देखते हैं कि 51 के ऊपर हमारा जो 21 का मूविंग एवरेज है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए, इसको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, तो फिर 100% की मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल करंट सिनेरियो के लिए 21 के मूविंग एवरेज को ध्यान रखिए मंथली बेस पे। अगर मंथली के अंदर 21 का मूविंग एवरेज टच होता है, प्राइस ऊपर जाती है, तो एक ऊपर की तरफ हमें अपसाइड वापस एक मूव मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे मैंने एक हाई मार्क कर रखा है, ये सबसे हाई है, और ये मार्केट ने जब बनाया था, ठीक है, उस ये था 26,300 का लेवल, और उसके बाद में वापस प्राइस जो है नीचे की तरफ करीब करीब 2-2.5 पॉइंट नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, अब चलिए अपन अब इस ये एक तरह से अगर अपसाइड की तरफ से व्यू है, ऊपर का व्यू है, यानी मंथली एक बहुत बड़ा व्यू रहता है, एक कैंडल है वो मंथ की। अब अपन चलते हैं वीकली व्यू बनाते हैं कि वीक के अंदर, यानी कि अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये एक कैंडल एक वीक की है। ठीक है, तो वीकली व्यू है। अब वीकली में आप देखिए, वीकली के अंदर जो ये मूविंग एवरेज है ये वीक के, यानी कि वीक का मूविंग एवरेज है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर प्राइस, यहां पर भी ये तीनों लाइन जो मैंने मार्क की है 21, 51 और ये 100 का मूविंग एवरेज है। लेकिन वीक के अंदर आप देखोगे तो प्राइस ने 21 का मूविंग एवरेज पहले तोड़ दिया था, उसके बाद में 50 का जो मूविंग एवरेज है उस पर एक बार सपोर्ट लिया था। देखो यहाँ पे वीकली के अंदर अगर आप देखोगे तो 23,400 का लेवल है, यहाँ पे जो 51 का मूविंग एवरेज था, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गई, लेकिन 21 का मूविंग एवरेज क्योंकि एक बार टूट गया था, और जब दोबारा प्राइस ऊपर जाती है तो वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी उसको रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे प्राइस ने इसका रेजिस्टेंस लिया और प्राइस वापस नीचे आ गई है। तो आप देखोगे कि अभी ये जो मैंने एक लेवल मार्क किया है, ये 23,400 का लेवल है, ये अभी प्राइस इस लेवल को तोड़ चुकी है। अगर आप वीक के अंदर आप देखेंगे तो वीक के अंदर जो लास्ट जो सपोर्ट था हमारा 23,400 का, प्राइस ऊपर गई, 26,000 तक प्राइस ने ट्रेवल किया, उसके बाद में प्राइस वापस नीचे 23,400 पे एक बार सपोर्ट लिया है, वापस प्राइस ऊपर गई 24,700-800 के आसपास प्राइस ने वापस ट्रेवल किया अपसाइड में, और फिर एक बड़ी वीक की कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी, और प्राइस अभी इस टाइम जो हमारा वीकली सपोर्ट था 23,400 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसको प्राइस ने तोड़ा है। तोड़ने के बाद में प्राइस अभी तक वापस ऊपर नहीं गई। मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 23,400 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो टूट गया है। तो अभी प्राइस 23,400 के नीचे है, और दोनों कैंडल अगर आप देखोगे, ये एक डोजी टाइप की कैंडल है वीक की, और इस वीक में सेकंड जो कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है, यानी कि मार्केट अब जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया है, बहुत ही वीक नज़र आ रहा है। और अब जो अगर वीक के हिसाब से सपोर्ट देखा जाए तो ये 100 का जो मूविंग एवरेज है ये 21,900। ठीक है, तो अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ती है जो मैंने आपको बताया 23,000 के लेवल को अगर तोड़ती है, तो प्राइस फिर कम से कम 21,800 21,900 तक भी प्राइस जा सकती है। तो हमें सारी कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना है। तो ये वीकली जो चार्ट है ये आपके सामने है। अब इसमें आप हमें एक चीज़ देखनी है, हम डेली के अंदर चार्ट में चलते हैं, और डेली के अंदर मैं ये सारे मूविंग एवरेज एक बार बंद कर देता हूँ, क्योंकि इनका जो व्यू बनाने का होता है वो हमें बेसिकली हम मंथली के अंदर बनाते हैं, और डेली के अंदर हम इसको थोड़ा सा एक मूविंग एवरेज रखेंगे वो 51 का, क्योंकि वो अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस है। ये हमारे सामने अभी डेली का चार्ट है। आप देखिए, मैं डेली के चार्ट में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक बड़ी सी कैंडल है आपके सामने, देखिए ये एक कुछ प्राइस एक्शन हुआ था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 3 जून और 4 जून की कैंडल है।
यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, आपको अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया था कि इलेक्शन के बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो नेक्स्ट डे मार्केट जो है वो करीब करीब 22,500 से सीधा करीब 23,200 23,300 पे ओपन हुआ था, और मार्केट ने यहाँ पे 700-800 पॉइंट का एक साथ रैली दी थी। लेकिन नेक्स्ट डे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और मार्केट सीधा 2,000 पॉइंट मार्केट गिर गया था। कहीं ना कहीं इलेक्शन में ऐसा कुछ चल रहा था कि मोदी गवर्नमेंट जो है उसके जो वोटिंग है कुछ अगेंस्ट जा रही है। तो ये ड्यूरिंग द डे ये कैंडल बनी थी और करीब करीब 2,000 पॉइंट मार्केट एक ही दिन में टूटा था, और यहाँ पे मार्केट ने 21,300 का लो बनाया था। आप देखिए 21,300 का लो बनाया था, 2,000 पॉइंट एक ही दिन में ट्रेवल किया था मार्केट नीचे की साइड में, और अगले 3 दिनों में मार्केट वापस रिकवर भी कर गया था। तो इसलिए ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्राइस एक्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दिस इज द लेवल वेयर इज द प्राइस इज 23,400। तो 23,400 का मैं जो बार बार लेवल बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन था ये अपने आप में यूनिक था। तो 23,400 का जो प्राइस था, जो इलेक्शन डे के बाद में जो बना था, उसका वापस हाई टूटा, फिर बाद में मार्केट ने इतनी ज़्यादा रैली दी थी, 26,300 तक मार्केट गया था। तो ये 23,400 का जो लेवल था वो आज के टाइम में हमारा यहाँ पे टूट चुका है। अब आपको शायद समझ में आएगा कि ये जो मैंने लाइन मार्क कर रखी है क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्राइस ने देखिए यहाँ से जब 26,000 के लेवल पे मार्केट पहुंचा था, तो उसके बाद में प्राइस जब वापस नीचे भी आई थी तो इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था। जहाँ से ट्रेवल स्टार्ट हुआ था वहीं पे सपोर्ट लिया। सेकंड टाइम भी जब मार्केट ऊपर वापस गया तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट टाइप का कुछ ग्रीन कैंडल बनी थी, हल्का सा फिर बाउंस मिला। लेकिन बार बार जब कोई भी प्राइस नीचे की तरफ आके टकराती है तो फिर वो सपोर्ट टूट जाता है, फिर वो सपोर्ट वीक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सपोर्ट वीक हो गया है, और यहाँ पे प्राइस ने 23,400 के लेवल को तोड़ दिया। कोशिश यहाँ पर भी चल रही थी कि वापस एक बार इसको ऊपर जाए, लेकिन इतनी बड़ी ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ने थोड़ा सा ये कंफर्मेशन दे दिया है कि मार्केट में अब अपसाइड के अंदर थोड़ा चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है। सेकंड चीज़, मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक चीज़ बनाई थी कि मार्केट अब हमें कब थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि ऊपर जाएगा, या अगर तभी जा सकता है जब ये इस बड़ी कैंडल का हाफ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे हाफ इसका मार्क करूँ तो ये इस हाई के ऊपर जाए, यानी प्राइस इससे ऊपर निकले और 23,400 का लेवल है ऊपर की साइड ये क्रॉस कर जाए। तो देखो अगर आप देखोगे कि इस हाफ से ही एक बार प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, दूसरी बार भी जो प्राइस है, अगर आप इसको अभी थोड़ा सा और अपन डीप चल के देखेंगे कि इसी हाफ से प्राइस वापस नीचे की तरफ आ गई है। तो जब तक इस बड़ी कैंडल का हाई यानी कि जो हाफ है वो ऊपर की तरफ नहीं क्रॉस करती प्राइस, तब तक के लिए निफ्टी डेली के अंदर मैं नहीं मानूंगा कि निफ्टी के अंदर कुछ बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी प्राइस इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट करके बैठे होंगे, यहाँ पे कॉल राइटिंग हो के वो लोग कॉल ऑप्शन जो है यहाँ पे राइटिंग करके बैठे होंगे, तो वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देते। तो ये ऑप्शन का कुछ खेल्स होता है, वो नीचे भी शॉर्ट करके बैठे होते हैं और जिसको हेजिंग कहते हैं ऊपर भी शॉर्ट करके बैठे होंगे, प्राइस को इसके बीच में रखते हैं, और जिस एक्सपायरी में उनको फिर मार्केट को गिराना होगा तो वो इस लेवल को तोड़ करके मार्केट को गिरा भी देंगे। तो थोड़ा सा हमें कोशिश होकर के इस मार्केट के अंदर अपनी कोई भी पोजीशन बनानी है जब तक इस हाफ के ऊपर मार्केट नहीं जाता, और 23,400 के ऊपर जाने के बाद ही थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उससे पहले हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि जब भी ये मूविंग एवरेज ऊपर हो जाते हैं तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं, प्राइस को रोकने का काम करते हैं। देखो यहाँ पर भी ये 51 का मूविंग एवरेज है, आप इसको जूम करके देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुई है। मतलब कि ये कितना इफेक्टिवली काम करता है आप इसको देख सकते हो। जब ये सपोर्ट का काम करते हैं, यानी कि देखो जब प्राइस यहाँ पे अगर देखोगे प्राइस ऊपर गई तो ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, प्राइस को ऊपर फेंक रहे हैं। लेकिन जब मार्केट टूटना स्टार्ट होता है तो ये वापस एक बार मार्केट नीचे आया तो दोबारा जब प्राइस ऊपर जाती है तो ये इसका रेजिस्टेंस का काम करता है। तो फिलहाल अभी मार्केट का डेली के अंदर जो व्यू है, मेरा यही मानना है कि 50 इस बड़ी कैंडल का 50% के ऊपर प्राइस निकलती है तो थोड़ा हमें बुलिश ट्रेड कुछ देखने को मिल सकता है, अदरवाइज मार्केट नेगेटिव दिखेगा। सेकंड एक कंडीशन ये है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, इसको भी हम लोग एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि मार्केट अगर इससे नीचे जाता है, जैसे कि प्राइस अभी अगर आप यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे प्राइस आई, उसके बाद यहाँ पे वापस थोड़ा सा अपसाइड में देखा मार्केट ने, डाउन साइड
उसके बाद में कल फिर से एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ फेस किया, यहाँ तक प्राइस जाकर के नीचे आ गई है। और अब अगर ये 23,000 का लेवल टूटता है, ये 23,000 का लेवल टूटता है, तो प्राइस कुछ इस तरह से ट्रेवल कर सकती है नीचे की साइड में कि एक बार इसको ब्रेक करे, वापस एक बार कुछ छोटी सी कोशिश हो और फिर एक फर्दर बड़ा फॉल अपने को देखने को मिल सकता है। फॉल कहाँ तक जा सकता है, ये अभी जो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है वो ये है कि नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है 21,300 ही बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि वहीं से इलेक्शन के डे के अंदर भी प्राइस ने वहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो नेक्स्ट मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत ही वीक है और जो सामने है वो दिख रहा है, तो उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ही वीक है, तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर मार्केट करीब 1500 पॉइंट के आसपास और ज़्यादा टूट सकता है। ठीक है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। और कोई नई पोजीशन नए स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले अपने को निफ्टी को जरूर ध्यान में रखना पड़ता है, कि क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है सेंसेक्स निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप जो 50 कंपनी है वही निफ्टी को चलाती है, और अगर वही नहीं चला पा रही है तो फिर कोई नहीं चला पाएगा। अब अपन थोड़ा सा और नीचे जाके देखते हैं। देखो अभी तक हम मंथली की बात नहीं, वीकली के बाद डेली के अंदर अभी हमने अपना व्यू बनाया है। अब हम जा करते हैं निफ्टी का 15 मिनट का व्यू देखते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक करता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि मार्केट जब तक ऊपर ये लेवल नहीं तोड़ता और नीचे इस लेवल को नहीं तोड़ता, मार्केट बीच में रहेगा, यानी साइडवेज रहेगा। आप देखो कि मतलब 10 जनवरी से लेकर के अभी 24 जनवरी लास्ट, मतलब कि 10-14 दिन के अंदर करीब करीब 10 वर्किंग डे जो मार्केट के वर्किंग डे होते हैं उसके अंदर मार्केट इसी दोनों लेवल के ऊपर और नीचे टच करके नीचे आ रहा है। अगर इस लेवल पे जाता है तो ऊपर चला जाता है, यहाँ पे जाकर वापस नीचे आ जाता है। तो फिलहाल मार्केट जो है इसी लेवल के बीच में ही ट्रेवल कर रहा है, तो साइडवेज मार्केट है। लास्ट 10 दिन से आप देखोगे प्राइस इसी लेवल के अंदर ये कितना मूवमेंट है, देखिए इसको अपन मेजरमेंट करके देखते हैं। अगर आप देखोगे ऊपर से लेके अगर मैं नीचे तक इसको कैलकुलेट करूं तो 400 पॉइंट का है, तो 400 पॉइंट के बीच में मार्केट ट्रेवल कर रहा है, ना ऊपर तोड़ पा रहा है ना नीचे तोड़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बुल और बेयर दोनों कंफ्यूज हैं कि खरीदना, बुल्स जो है वो इतने अग्रेसिव खरीदते नहीं है, बेयर जो है वो अपनी कोई शॉर्ट पोजीशन इस टाइम बनाते नहीं है, तो मिक्स पोजीशन बनती है, तो साइडवेज मार्केट चलता है। तो अच्छा, इसमें मूविंग एवरेज बंद कर देता हूँ बिकॉज 51 का मूविंग एवरेज का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। तो अभी आप इसको देखिए, ये साइडवेज टाइप का मार्केट है। अब सिंपल सी बात है कि जिधर मार्केट ट्रेवल करना है तो उस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो जो मैंने ये बताया था, ये ब्लू लाइन जो यानी कि ये बड़ी जो रेड कैंडल थी उसका 50% है, हाफ है। तो अगर मार्केट को तोड़ना है तो इससे ऊपर जाए, यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाए या कुछ टाइम पास करे, और उसके बाद में मार्केट वापस ये जो फर्स्ट लेवल है यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जो मैंने आपको डाउन साइड में बताई कि यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद में, क्योंकि काफ़ी साइडवेज एक्शन चल रहा है और मार्केट फिर इसको फॉल करे नीचे की तरफ, जो 23,000 का सपोर्ट है इसको एक बार वापस रीटेस्ट करने की कोशिश करे, फिर फर्दर नीचे की तरफ फॉल आ सकता है। तो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मार्केट में लेवल्स काम करते हैं, किसी के टिप या एडवाइजरी काम नहीं करती। हमें जब भी पोजीशन बनानी है मार्केट को ध्यान में रख के बनानी है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से है कि दोनों कंडीशन के लिए हमने अपना व्यू बना लिया है, दोनों कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम कुछ बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की तरफ अगर जा रहा है मार्केट, अगर इस लेवल को तोड़ता है 23,000 का जो सपोर्ट है इसको तोड़ता है, तो फिर फर्दर नीचे हमें जो भी डाउनफॉल होगा उसके लिए तैयार रहना है। तो ये दो लेवल देखिए मैंने मार्क करके रखे हैं आपके लिए, और दोनों लेवल को आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए। 23,400 के ऊपर जाएगा तो कुछ बुलिश ट्रेड बनेगा, और अगर 23,000 को मार्केट तोड़ता है तो फिर फर्दर फॉल के लिए तैयार रहिए। हाँ, कुछ छोटी अपनी कुछ पोजीशन आप पुट वगैरह के अंदर बना सकते हो, मैं किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके अपनी पोजीशन कुछ भी बनाइए। तो दैट इज़ द व्यू फॉर द निफ्टी। आई थिंक मज़ा आया होगा। इसमें एक दो चीज़ें और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। उसमें क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा दिख रहा है जहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद है कि हाँ मार्केट यहाँ से कुछ वापस अपसाइड के अंदर जा सकता है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। चलिए, ये डेली का चार्ट एक बार मैंने फिर से लगाया है, और डेली के चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे कुछ इंडिकेटर्स अपन लगा के देखते हैं। यहाँ पे ये मैं नीचे का जो लेवल था इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, लाइट कर देता हूँ, सो दैट कि अपने को ईजिली समझने को लेगा। देखिए ये
निफ्टी का वापस मैंने डेली का चार्ट लगाया है, इसके साथ में मैं एक इंडिकेटर आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इसका नाम है आरएसआई। आरएसआई के अंदर ये मैंने कुछ लेवल्स हैं। ये जो बड़ी सी ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये 60 का एवरेज होता है। मतलब आरएसआई के अंदर भी कुछ लेवल्स होते हैं कि ये रेड है वो 40 का एवरेज है, ये ऊपर जो है ये 70 है और ये बीच में ना 60 मार्क कर रखा है। 60 के नीचे जब मार्केट होता है तो वीक मार्केट बोलते हैं, 60 के ऊपर जब होता है आरएसआई के तो वो बुलिश मार्केट या अच्छा मोमेंटम वाला मार्केट बोलते हैं। अभी फिलहाल आप देखो 38 का, यानी कि बहुत ही वीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्यों दिखाना चाहता हूँ, उसका एक रीज़न है। आप देखिए यहाँ पे कुछ मुझे डाइवर्जेंस नज़र आ रहे हैं। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइस जो है वीक नज़र आ रही है, बट इंडिकेटर अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अगर मैं आपको ये लेवल यानी कि जो सबसे लो है निफ्टी का लास्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक लाइन मार्क करता हूँ, तो आप देखो कि प्राइस है वो नीचे की तरफ जा रही है। इसको थोड़ा और अपन हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रही है कि यहाँ आप देखो, मतलब यहाँ पे जो लो था ये थोड़ा ऊपर है, जबकि ये जो लो है वो नीचे है। लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो थोड़ा उल्टा दिखा रहा है और इसी को डाइवर्जन कहते हैं। उल्टा यानी कि देखिए आरएसआई जो का ये जो पॉइंट था ये नीचे था और उसके बाद में अब जो प्राइस एक्शन हुआ है, यानी कि लास्ट जो प्राइस ने सपोर्ट लिया है ये इससे ऊपर है। देखिए वापस दोबारा दिखाता हूँ, ये पॉइंट जो है ये ऊपर है, सेकंड पॉइंट जो बना है वो इस लाइन के हिसाब से देखो नीचे जा रहा है, यानी कि प्राइस अपने आप को नीचे की तरफ दिखा रही है कि मैं नीचे जा रही हूँ। बट इंडिकेटर जो बता रहा है अपने आप को वो ये बता रहा है कि प्राइस जो है वो अभी ऊपर की तरफ जा रही है। आरएसआई स्ट्रेंथ का इंडिकेटर होता है, यानी कि कोई भी फोर्स ऊपर से जब आ रही है तो अगर इसको प्राइस के साथ चलना होता है, प्राइस के साथ नहीं चल रहा है मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। स्ट्रेंथ का मतलब कि जो सेलर हैं उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। अगर ये लाइन इस तरह से होती, इसको वैसे इस तरह से होना चाहिए था और ये प्राइस को यहाँ होना चाहिए था करीब 25 के आसपास, तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता कि हाँ चलो प्राइस भी सेम कर रही है और इंडिकेटर भी सेम दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर उल्टा दिखा रहा है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ जो बेयर की स्ट्रेंथ है, जो सेलिंग की स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बाउंस आ सकता है। इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है इस टाइम कि मार्केट के अंदर कोई बाउंस आ रहा है। तो अगर इंडिकेटर सही होता है, अच्छा इसके अंदर क्या सिनेरियो हो सकता है कि इस इंडिकेटर के हिसाब से कि हमें लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका एक कंडीशन होती है कि अभी जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे है, अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि प्राइस ऊपर जाती है और इंडिकेटर इस तरह से अपने को एक साइन देता है, यानी कि यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनता है। तो इस पैटर्न, अगर ये इस तरह का पैटर्न आपको इंडिकेटर दिखाता है तो एक बुलिश ट्रेंड दिख सकता है, बिकॉज कि यहाँ पे प्राइस 40 के ऊपर आ जाएगा। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो प्राइस यहाँ पे 40 के ऊपर आ जाती है और 40 के ऊपर आने के बाद में प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा सकती है। तो दैट इज द ओनली वन कंडीशन वेयर जहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से एक थोड़ा बाउंस दे सकता है, क्योंकि इंडिकेटर दिखा रहा है हमें। बाकी अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो अभी निफ्टी वीक है। तो कंडीशन मैंने दोनों आपको बताई है। 23,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, और इलेक्शन के टाइम जो ये लो बना था तो यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। और अगर 23,400 के ऊपर जाता है तो फिर एक कंडीशन होगी जहाँ पे मार्केट जो है एक बुलिश सेंटीमेंट में वापस जा सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो की साइज है आज थिंक थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। तो थैंक यू।